channel The Edlogs Classes and guys today आज हम बात करेंगे जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी से डिस्कस करी थी ज्योग्राफी की डिटेल्ड सिलेबस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। सो मैंने कहा भी था कि मैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से शुरू करूंगा जिसका पहला टॉपिक था सोलर सिस्टम एंड अर्थ, बेसिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स एंड ऑल मोशन ऑफ द अर्थ। तो बट आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सोलर सिस्टम एंड अर्थ में ऑरिजिन इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स सोलर सिस्टम एंड अर्थ होगा। ठीक है गाइस, ये है आज का टॉपिक जो कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आता है। आपको मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, मैं आपको बुक बता दूंगा कि किस किस बुक से आप ये टॉपिक्स को एक बार फिर से पढ़ लेना ताकि आपके अंदर वो रिवीजन हो और वो रीड करके समझने की भी कैपेसिटी बढ़ जाए। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में सोलर सिस्टम एंड अर्थ, ऑरिजिन इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स सोलर सिस्टम अर्थ। मैंने ये सोचा गाइस कि आप सभी के साथ ये वाली टॉपिक पहले शुरू करूं क्योंकि जब हम स्टार्टिंग एकदम हिस्टोरिकल टाइप से पढ़ेंगे, जैसे ऑरिजिन इवोल्यूशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब उनका फॉर्मेशन कब हुआ कैसे हुआ, होने के बाद फिर उसमें क्या हम इमेजिनरी लाइंस, एक्सिस, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स फिर हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक है उसके अंदर पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑरिजिन ऑफ द अर्थ से। गाइस अगर आपको मेरी वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं जल्दी मतलब बहुत जल्दी मैं माइक यूज करने वाला हूं, तो तब तक के लिए प्लीज वेट कर लो और अभी ऐसे ही देख लो, कुछ दिनों के अंदर 2-3 दिनों में मेरा माइक भी आ जाएगा, फिर क्लियर वॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया ऑरिजिन ऑफ अर्थ। देखिए इसमें भी लोगों ने काफी तरह की थ्योरीज दी, फिलोसफर्स ने बहुत कुछ कहा। जैसे कि हम पहला इसका पॉइंट लेते हैं, एक जर्मन फिलोसफर्स थे इमैनुअल कांट उनका नाम था। ये अर्ली थ्योरीज में आती है। मैं जो भी आपको अभी जो ये पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ ये अर्ली थ्योरीज है अर्थ की फॉर्मेशन को लेकर। तो एक जर्मन फिलोसफर्स थे इमैनुअल कांट, ठीक है, उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया अबाउट नेबुलर हाइपोथेसिस। तो किन्होंने बताया? इमैनुअल कांट, जर्मन फिलोसफर थे ये, इन्होंने बताया अबाउट नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है, जो अर्थ है या पूरा हमारा जो सिस्टम है, यूनिवर्स है, वो एक क्लम्प ऑफ गैस से बना है। मानिए ये पूरा एक क्लम्प ऑफ गैस है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स है। तो ये जो लंप ऑफ गैस था, ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन हीलियम है ये तो लो डेंसिटी वाले हैं, तो ये घूम के बीच में चले गए और यहाँ पे जो डेवलप हुआ वो था अपना सन। ठीक है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो भी अर्थ है, प्लैनेट्स जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इस नेबुला, इसे हम इस गैस लंप ऑफ गैस को हम लोग नेबुला कहते थे कि इज अ काइंड ऑफ क्लाउड्स ऑफ गैस। ठीक है, तो इसे हम नेबुला कहते थे और इनका कहना था कि जो भी पृथ्वी था, इसमें जो भी पृथ्वी, प्लैनेट्स, यूनिवर्स जो भी है वो सिर्फ ये नेबुला के थ्रू बना हुआ है। ये नेबुला के थ्रू क्यों, कैसे? तो इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम था और डस्ट पार्टिकल्स था वो आपस में फ्रिक्शन करते थे, फ्रिक्शन के थ्रू में वो प्रोसेस के थ्रू वो बने। इसे फिर से रिवाइज करा एक और फिलोसफर ने। तो नेबुलर हाइपोथेसिस को फिर से एक और फिलोसफर ने रिवाइज करा था इन 1786 आई थिंक सो, 1796 सॉरी गाइस 1796 में लाप्लेस, एक मैथमेटिशियन थे लाप्लेस, इन्होंने भी इस चीज को करा कि हाँ ऐसा नेबुलर हाइपोथेसिस का ये चीज सही है। ठीक है, उसके बाद आपका फिर 1900 में फिर दो स्कॉलर्स ने एक अलग टाइप का थेसिस दिया। जैसे कि उनका नाम था
उनकी फिलॉसफी के हिसाब से जो अर्थ की फॉर्मेशन थी वो उसकी पैटर्न, ये आप समझ गए नेबुलर हाइपोथेसिस। क्योंकि नेबुलर हाइपोथेसिस इज लंप ऑफ गैस जो एक्यूमुलेट हुआ, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम डस्ट पार्टिकल्स थे, वो फ्रिक्शन के थ्रू वो पूरी सृष्टि की जो संरचना हुई उसी के थ्रू। ठीक है, ये वो नेबुलर हाइपोथेसिस, ये इमैनुअल कांट का दिया हुआ था, इसे रिवाइज करा लैपलेस ने। बट इन 1900, तो अब हम 1900 में दो फिलोसोफर्स फिर आए थे, कैम्बरलेन एंड मोल्टन। ठीक है, कैम्बरलेन एंड मोल्टन। तो इनका ये कहना था कि एक स्टार, अब हमारी ऑरिजिन ऑफ अर्थ और प्लैनेट्स के बारे में बता रहा कि एक स्टार जो है वो आ रहा था सन के अगल बगल से, जब वो पार हुआ, ठीक है, जब वो यहां से मानिए पार हुआ, तो जो ग्रेविटेशनल पुल ये करा इसने करा, जिसके कारण सन के अंदर से एक डिस्क शेप मटेरियल निकला, डिस्क शेप मटेरियल निकला बाहर सन से। और जब वो निकला और तब तक जब स्टार चला गया, तो ये जो डिस्क शेप मटेरियल है वो इसके ऑर्बिटल एरिया में रह गया सन के, और वो चीज यहाँ पे घूमने लगी, और इसी डिस्क शेप मटेरियल से हमारा पूरा सोलर सिस्टम का अर्थ हो, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो भी हो, इसी से उसका ये हुआ। ठीक है गाइस, तो ये कैम्बरलेन एंड मोल्टन का दिया हुआ था। ये दोनों जो आपका नेबुलर हाइपोथेसिस और इनका जो ये स्टार वाला फिलॉसफी था, तो इसे हम बाइनरी थ्योरीज भी कहते हैं। 1950, अब हम आ गए हैं 1950 में, अब हम आ गए हैं 1950 में। 1950 में एक दो फिलोसोफर्स फिर आए जिन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट करा। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस को उन्होंने सपोर्ट करा। उनका था नाम ओटो डेट एंड कार्ल डिजास्टर। इन्होंने भी नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, और इनका जो थोड़ा मतलब पॉइंट्स था वो पहले वाले से अलग था। इन्होंने ही कहा कि जो फॉर्मेशन हुई हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल जो है उनके फ्रिक्शन से ये इसका ये हुआ, फॉर्मेशन हुआ हमारे प्लैनेट्स का। तो जो ये हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स इनका फ्रिक्शन से ही प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इनके फ्रिक्शन से ही प्लैनेट्स के फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन हुआ। तो ये, और इस प्रोसेस, थ्रू प्रोसेस ऑफ एजर्शन, assertion is kind of sticking together of same material, same matter, जब एक दूसरे से स्टिक कर जाए, वो कुछ फॉर्म करे, जैसे मानिए दो कोई कंपाउंड है वो साथ में मिलके, वो तो एक assertion कहलाएगा वो। ठीक है, तो ये रहा ऑरिजिन ऑफ अर्थ का अर्ली थ्योरीज, ये रहा अर्ली थ्योरीज। अब हम आएंगे मॉडर्न थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द मॉडर्न थ्योरीज। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मॉडर्न थ्योरीज। अभी तक जो हमने पढ़ाई करी वो थी अर्ली थ्योरीज, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरीज, यहाँ पे अब जो भी मैं बताऊंगा वो सब लेटेस्ट फिलॉसफीज, लेटेस्ट जो लोगों ने, फिलोसफर्स ने हमें बताया है रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम। तो पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज में यूनिवर्स, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, origin of universe। ठीक है, तो अभी हम पहले पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में सबसे बड़ा पॉइंट बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो जॉर्ज लेमेट्रे ने, जॉर्ज लेमेट्रे ने। जॉर्ज लेमेट्रे, sorry for the handwriting, I'll make it more, sorry guys।
तो जॉर्ज लेमेट्रे ने इस बताया अबाउट बिग बैंग थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी ना, बिग बैंग थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक टाइनी, आप एकदम प्रैक्टिकल सोचते हैं, चलिए एक टाइनी बॉल है जिसमें प्लैनेट्स फॉर्म करने के सारे मटेरियल्स हैं, उसमें इनफिनाइट टेम्परेचर है, इनफिनाइट वॉल्यूम है। जब वो ब्लास्ट करता है, ये जो बिग बैंग थ्योरी अबाउट दैट ब्लास्ट ओनली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बिग बैंग। तो वो जो टाइनी बॉल था जिसमें इनफिनाइट टेम्परेचर था, इनफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है, सारे एसोसिएटेड मटेरियल्स जो कि जरूरत होते हैं एक प्लैनेट के फॉर्मेशन में, ये तीनों इसमें थे। तो ये जब ब्लास्ट किया, तो ब्लास्ट करने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, बहुत ज्यादा गैसेस प्रोड्यूस हुई। तो और इसके ब्लास्ट होने से हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी यही कहता है कि ये जो टाइनी बॉल है, ये जब इसका ब्लास्ट हुआ, ठीक है, तो और तभी हमारा यूनिवर्स जो है वो स्टार्ट हुआ, उसका ओरिजिनेशन। इसके ये इतना हीट इसने रिलीज करा, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा ब्लास्ट था ये। उसके बाद विदिन 3 इयर्स में ही जब ये ब्लास्ट किया तो टेम्परेचर बहुत हाई था। विदिन 3 इयर्स में इसका टेम्परेचर 4500 केल्विन इसका टेम्परेचर नीचे हो गया। तो दिस वाज बिग बैंग थ्योरी व्हिच लेड टू द ओरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स वाज बाय द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में एक और छोटी सी बात है कि इसको एक और चीज कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। वेट अ सेकंड, बिग बैंग थ्योरी को हम कहते हैं, इसको और कह सकते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी से इसलिए कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ये थ्योरी ये कहा गया कि जब इसका ब्लास्ट हुआ, एनर्जी जो प्रोड्यूस होते गई, तो जो जैसे मान के चलिए ये यूनिवर्स है, एक गैलेक्सी यहाँ, एक गैलेक्सी यहाँ, एक गैलेक्सी यहाँ, एक गैलेक्सी यहाँ, ठीक है। जो ये गैलेक्सीज हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है एक्सपैंड होता चला गया। आज भी वो एक्सपैंड हो रहा है कहीं ना कहीं, वो उसका एक्सपेंशन आज भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो दिस वाज कॉल्ड द एक्सपैंड, दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, क्योंकि गैलेक्सीज के बीच में, मान के चलिए मिल्की वे है, ये कोई और गैलेक्सी हो गई, ये कोई और, तो इसके बीच का स्पेस जो है वो बढ़ गया, इसके बीच का बढ़ गया, इसके बीच का बढ़ गया, तो एक्सपैंड होते चले गए सारी गैलेक्सीज अपने और ज्यादा। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताई थी कि जो यूपीएससी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिलॉसफी नहीं मांग पढ़ेंगे। स्टार फॉर्मेशन, यूनिवर्स ओरिजिनेट हो गया, टाइनी बॉल एक्सप्लोड कर गया, बहुत बड़े मात्रा में एनर्जी एक्सप्लोड हुआ है, गैसेस उसमें है, ठीक है। 3 साल हो गए, उसके 4500 केल्विन जो उसका डिग्री टेम्परेचर था वो गिर गया। अब यहाँ से स्टार फॉर्मेशन होगा, स्टार फॉर्मेशन होगा तो फिर वो सोलर सिस्टम फॉर्मेट करेगा, गैलेक्सीज फॉर्मेट करेगा। गैलेक्सीज के अंदर फिर वो अलग एक जो जैसे स्टार में मानिए हम अपना सन मान लेते हैं, फिर वो अपना सोलर सिस्टम उसका वहां पे फॉर्मेशन होगा। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टार फॉर्मेशन, फिर आपका हमारा अर्थ, मून एंड ऑल सब कुछ। तो अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। तो जब ब्लास्ट हुआ, सब कुछ हुआ, और स्टार फॉर्मेशन में क्या है कि जो गैसेस थी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफी अनइवन था, ठीक है। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हुआ, वो जो टाइम एक्सप्लोड होने के कारण
जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ गैसेस एंड ऑल सबका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर गैसेस का मतलब हर पार्टिकल्स का अलग रहा। तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ हो गए, 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 कुछ पार्टिकल्स यहाँ हो गए। तो ये अलग पार्टिकल्स होने के कारण, और ये जब ये अलग हो गए, ठीक है, टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुआ, गैसेस अनइवनली, डस्ट पार्टिकल्स, हाइड्रोजन हीलियम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सबके डेंसिटीज अलग हो गए, ठीक है। तो जो अलग अलग टेम्परेचर्स भी सबके थे, तो क्या हुआ कि वो लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो अलग था, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ एक साथ में ड्रॉन हो गए, कुछ इसमें ड्रॉन हो गए, एक साथ यहाँ हो गए, एक साथ यहाँ हो गए, एक साथ यहाँ हो गए। अब इसको हम मानते हैं, इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन की मात्रा है। अब अब हम इसे फिर कहेंगे नेब्यूला, जिससे फॉर्मेशन ऑफ हमारा यूनिवर्स हुआ, गैलेक्सी हुआ, प्लैनेट्स हुआ, ठीक है। तो नेबुला ऑफ गैसेस हो गया, इसमें है हाइड्रोजन, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हम इसे हम लंप ऑफ गैस भी कहेंगे। और इसके ये होने के बाद ये कंडेंस्ड हुआ। कंडेंस्ड होने के बाद जब आपका टेम्परेचर कम हो गया तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुई। कंडेंसेशन हुई तो ये जो है स्टार फॉर्मेशन हुआ। स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया कंडेंसेशन होते के साथ, और अबाउट 5 to 6 बिलियन, सॉरी गाइस, 5 to 6 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, ईयर्स अगो। तो ये रहा फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। तो क्या हुआ, कैसे स्टार फॉर्मेशन हुआ, टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुआ, काफी मात्रा में सब कुछ फैल गया हमारे पूरे यूनिवर्स में, और उनके अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने उन्हें एक एक जगह ड्रॉन कर लिया, एक साथ ड्रॉन कर लिया। उसका मानिए हम इसका एग्जांपल ले रहे थे, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत है और इसमें पूरी गैस तो है ही, हाइड्रोजन है, तो ये नेबुला फॉर्म कर गया, नेबुला ऑफ क्लम्प ऑफ गैस ये फॉर्म किया। जब ये कंडेंस होना स्टार्ट हुआ तो ये बन गया आपका स्टार, यहाँ फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा यूनिवर्स है, यहाँ मिल्की वे हो जाएगा, यहाँ कोई और हो जाएगा, यहाँ कोई और हो जाएगा, गैलेक्सीज, ठीक है, सॉरी सोलर सिस्टम, एक गैलेक्सीज के अंदर। तो ये रहा फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर से एक आइडिया हमें रखना है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ इसके साथ साथ आप जब एनसीईआरटी में रीड करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, किस जगह से बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। तो आप वहां एक बार भी रीड करोगे, आपको ये पूरा जो थ्योरी है, ये स्टैटिक क्वेश्चन, ये पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। बट बी श्योर कि आप 6 क्लास की ये बुक से मैं 6 क्लास भी है, इसमें 6 क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करना, 11 डायरेक्ट नहीं टच करना, पढ़ो इसे भी, पर 6 अपना कंप्लीट करने के बाद। तो अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, तो गाइस अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके भी हम 6 स्टेजेस बनाते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स था विद इन द स्टार्स, जब स्टार्स फॉर्मेशन हो गया तो जो मानिए ये स्टार्स है, स्टार्स ऐसे नहीं, चलिए मानते हैं कि ये हमारा सन ऐसा स्टार है, ठीक है। तो इसके पास इसके ऑर्बिटल एरिया में तो इसका ग्रेविटेशनल पुल है ही, तभी हमारा सोलर सिस्टम पूरा इससे जो है हमेशा अटैच्ड रहता है, कभी अलग नहीं होता है। तो इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, था, और जिस टाइम फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट स्टार्ट हुआ उससे पहले बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था और यहाँ पे जो लंप ऑफ गैसेस थी, इसके कारण क्या हुआ, जो यहाँ पे गैसेस थी ना, उनके खुद के कोर्स बनने स्टार्ट हो गए। कोर्स मानिए यहाँ ये पूरा लंप ऑफ गैस है, यहाँ सन है हमारा, तो यहाँ हर एक प्लैनेट का कोर बनना स्टार्ट हुआ। मानिए ये मरकरी का बन गया, ये वेनस का बन गया, ये अर्थ का बन गया, ठीक है, ये मार्स का बन गया, ये जुपिटर का बन गया, ये सैटर्न का बन गया। ऐसे करके प्लैनेट नहीं बना, यहाँ उनके कोर्स बने, कोर्स बनने स्टार्ट हुए, ठीक है, कोर्स बनने स्टार्ट हुए। जब कोर्स बने उसके बाद इनके इर्द गिर्द जो ये यहाँ अभी भी पूरी गैसेस है, यहाँ कोर्स सिर्फ मानिए कि ये कोर्स बने, ठीक है, ये कोर्स बन गए। अभी प्लैनेट्स के बारे में सोचिए भी मत, ये कोर्स बन गए। अब इसके अगल बगल के जो गैसेस थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए ड्यू टू द फॉल इन टेम्परेचर। सन से बहुत दूर है तो यहाँ टेम्परेचर भी है, ये भी दूर है, बट सोचिए कि कंडेंस जब होना स्टार्ट हुए तो ये थोड़ा जो इनका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ
तो एक डिस्क शेप लाइक मटेरियल बनना स्टार्ट हो गया इनके बीच में। मानिए ये है कोर, यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, इसके अगल बगल में जो गैस थे तो इसमें एक डिस्क शेप का आपका शेप बनने लग गया। ठीक है, डिस्क शेप बनने लग गया, एक नहीं छोटा छोटा ही बना, सॉरी मान के चलिए। तो इसे हम कहेंगे प्लैनेटिसिमल्स, इसे हम कहेंगे, ये जो बनना स्टार्ट हुआ इसे हम कहेंगे प्लैनेटिसिमल्स। गर्मी बहुत है गाइस, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे प्लैनेटिसिमल्स। इट मींस स्मॉल बॉडी, ठीक है, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बॉडी जो कि एक दूसरे, फिर ये प्लैनेटिसिमल्स बने। ये प्लैनेटिसिमल्स आपस में ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक दूसरे से स्टिक कर गए। जब ये स्टिक कर गए तो ये पत्थर मान के चलते हैं कि इनके केस में, अर्थ के केस में, जैसे ये पत्थर यहाँ कोर है, ये पत्थर ये स्टिक जब कर गए तो मान के चलिए एक पूरा ये साइज बना, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमेशा एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहे, स्टिक रहे, और उसके बाद हमारा जो प्लैनेट है वो फॉर्म किया। ठीक है, एक और बात मैं जो बताऊंगा दोस्तों, ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि गैसेस कंडेंस हुआ, उसके बाद डिस्क शेप बना, तो वो कैसे बना? तो गैसेस जब कंडेंस हुआ तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोहेजन, कोहेजन के प्रोसेस से, कोहेजन इट मींस सेम मैटर जो होगा, मानिए कोई एक टाइप का ये रेक्टेंगल है, ये एक टाइप का रेक्टेंगल है, तो ये एक दूसरे से स्टिक कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कोहेजन था, सेम मैटर एक दूसरे से स्टिक कर जाता है, कोलाइड कर जाता है। तो ये हम पढ़े अभी प्लैनेट फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे सोलर सिस्टम। मैं टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसे डाल दूंगा, तो आप, मैं जो भी यहाँ पे बनाऊंगा उसके नोट्स मेरे पास हैं, मैं उस टेलीग्राम में पोस्ट करता रहूंगा। अगर आपको टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन करना है, उसका नाम है एडलॉक्स क्लासेस से ही, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां से मैं न्यूज़पेपर, रेगुलर न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन्स, नोट्स, फिर आप, अगर आपको वहां कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब हम मॉडर्न थ्योरीज में आगे बढ़ेंगे अबाउट सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हम सोलर सिस्टम अब जान तो गए, सॉरी गाइस, सॉरी, सोलर सिस्टम तो अब हम जान गए कि प्लैनेट्स फॉर्म करके सन तो होता है, स्टार फॉर्मेशन हो गया था, प्लैनेट्स फॉर्मेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो हमारे जो प्लैनेट्स है वो 4.6 बिलियन ईयर्स, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो प्लैनेट्स है, वो 4.6 बिलियन ईयर अगो बन गया था। ठीक है, बिलियन ईयर्स अगो बन गया था। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है, 63 मून्स है, जिसे हम सैटेलाइट अपने लिए कहते हैं, नेशनल सैटेलाइट्स, कॉमेट्स है, मीटियोर्स है, एस्टेरॉइड्स है, आपका, हाँ ये सब भी है। तो अब हम इसमें ये जानेंगे दो चीज, कि हमारा जो प्लैनेट है टोटल 8 है, जो कि है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। प्लूटो के बारे में भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। तो मरकरी अर्थ से सबसे क्लोज, ठीक है, ऐसे 1 साल इसका पूरा रिवॉल्यूशन में 88 डेज लगता है। वेनस, ठीक है, सेकंड, उसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि वो मास कलर में अर्थ के बहुत सिमिलर लगता है, बट उसमें अभी भी ऑक्सीजन है नहीं। थर्ड आता है हमारा अर्थ, लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट, जिसमें हम जीवन शैली चलती है हमारी, और ये जीवन सस्टेन, मतलब लाइफ सस्टेन करता है। अर्थ का जो मार्स है, मार्स पे अभी भी खोज चल रही है कि क्या ये प्लांट लाइफ को मतलब ये कर सकता है। काफी इसमें हमारा मिशंस भी जा रहा है, जैसे हमारा मंगलयान था आपका, फिर थ्रू यूएस आपका अभी मार्स रोवर भेजा गया, चाइना बिकेम द सेकंड वन मार्स रोवर भेजने वाला, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम लाइफ ये सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं, पता करें इसके बारे में और खोज करें। जब ये 4 प्लैनेट को हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये हो गया जुपिटर,
ठीक है, ये हो गया सैटर्न, ठीक है, ये हो गया नेपच्यून, ये हो गया यूरेनस, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बात इसमें कि गाइस इसमें एक प्लूटो था, तो प्लूटो के मैं बारे में बताऊंगा। इसे तो डॉर्फ प्लैनेट अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल लोगों ने तो इसे डॉर्फ प्लैनेट दे दिया, ऑल बिकॉज की कारण मैं बता देता हूँ। जैसे ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये सारे लोग अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं, ये भी करता है, बट ये जो है वो यूरेनस के भी एक्सिस पे आ जाता था, तो इसे डॉर्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। एग्जैक्ट प्लैनेट है, डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं इसे। इसे हम कहते हैं, इन चारों स्टार्टिंग के चारों को कहते हैं इनर प्लैनेट। एस्टेरॉइड बेल्ट्स के बाद जो ये 4 प्लैनेट है इसे हम कहते हैं आउटर प्लैनेट, ठीक है, उसे कहते हैं आउटर प्लैनेट, इसे कहते हैं इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, ठीक है। ये चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहे जाते हैं, टेरेस्ट्रियल, रॉकी टाइप्स, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इनको कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। इट मींस जाइंट लाइक जुपिटर टाइप्स, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में हमारा। अब मैं ये इतना तो बता दिया, अब मेन चीज मैं बताता हूं कि ये टेरेस्ट्रियल क्यों है और ये जोवियन गैस टाइप क्यों है, ठीक है। तो पहली बात ये रहा हमारा सन से इनकी प्रॉक्सिमिटी एरिया जो डिस्टेंस है बहुत कम है, जिसके कारण क्या हुआ कि इसमें सोलर विंड जो थी हमारे पास बहुत पावरफुल, यहाँ पे बहुत पावरफुल थी, जिसके कारण इसके जो गैसेस थे वो ब्लू ऑफ कर गए, बट ये तो काफी दूर थे, इनका ब्लू ऑफ नहीं किया, पहला ये रीजन। तो जो गैसेस हमारे ब्लू ऑफ कर गए तो वो बाकी जो थे वो कंडेंसर के रॉक बन गए, तो गैसेस तो हट गए, तो ये टेरेस्ट्रियल रह गया, बट ये बहुत दूर था, सोलर विंड उतना भी स्ट्रांग नहीं था, इसके कारण यहाँ पे गैसेस रह गए, तो यहाँ ब्लू ऑफ किए नहीं, तो इसमें अभी भी गैसेस टाइप प्लैनेट इनको कहा जाता है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो था टेम्परेचर काफी ज्यादा था, जिसके कारण कंडेंसेशन जल्दी हो गया और ये टेरेस्ट्रियल बन गया, जबकि ये नहीं, इनके केसेस में जस्ट उल्टा, ये दूर थे, इनका जो प्रेशर था उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। थर्ड चीज ये हो गई कि ये प्लैनेट छोटे थे, इनके ग्रेविटेशनल जो ये पुल था वो बहुत कम था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये गैसेस को सस्टेन करके नहीं रख सके, वो सोलर विंड इतनी स्ट्रांग थी कि वो ब्लो ऑफ कर गई, बट ये तो दूर है, ऊपर से ये बड़े भी हैं तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था, और यहाँ से मतलब गैसेस ब्लो ऑफ करना भी हार्ड था। तो ये हमारा रहा सोलर सिस्टम के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जो कि हमें जानना सफिशिएंट है, इतना नॉलेज मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न के बारे में अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो वो बुक्स में छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन और दी हुई है, आप वहां भी पढ़ सकते हो। जैसे हम अर्थ का, जैसे अब मैं आपको लीप ईयर के बारे में बताता हूँ। लीप ईयर क्या होता है, तो अर्थ को रिवॉल्व करने में लगते हैं 365 डेज एंड 1/4 365 1/4 डेज। तो ये 1/4 को हम साइड करके रखते हैं ताकि वो 1/4 करके 4 साल बाद उसे हम एक डे बढ़ा दें, जो कि 29 फेब वो फेब महीने में वो जुड़ जाता है, और इसलिए हम हर 4 साल के बाद देखते हैं कि 29 फेब आता है, वो लीप ईयर कहलाता है, कारण यही है, ठीक है। तो ये हमारा रहा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारे पास हो गया, अब हम आते हैं अर्थ के अंदर इट मींस अर्थ के बारे में, उसके सैटेलाइट्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे, चलिए, मून के बारे में। अर्थ का सैटेलाइट है ये, ठीक है। तो मून जो है हमारा, इसे हम कहेंगे ये नेचुरल सैटेलाइट्स कहा जाता है। तो इसमें भी दो थ्योरी है, अर्ली एंड मॉडर्न। तो अकॉर्डिंग टू अर्ली थ्योरी जो है, वो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने दी थी। उनका ये कहना था कि जो अर्थ है, ठीक है, वो और मून एक सेम बॉडी थे, और वो एक बेल शेप्ड में, थोड़ा बेल शेप टाइप में थे, ठीक है। तो जब मून जो है वो एक दिन अपने आप वो हमसे अलग हो गया, किसी ब्लास्ट के कारण, या वो खुद ब्रेक डाउन हो गया, सॉरी नॉट ब्लास्ट, वो ब्रेक डाउन हो गया। तो जब ब्रेक हुआ तो फिर वो अर्थ के ही ऑर्बिटल एरिया में रहा और उसमें रिवॉल्व करने लग गया, ठीक है। और तो और माना जाता है कि उनका ये कहना था कि जो मून टूटा अर्थ के पार्ट से, तो वो जो पैसिफिक में हम जो डिप्रेशन देखते हैं, वो वहीं से वो मून
ब्रेक डाउन हुआ था, तो वो डिप्रेशन ही वो मून एरिया ही था। बट उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज आई। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरीज, में एक फिलॉसफी को नाम दिया गया था द बिग स्प्लैट, मून फॉर्मेशन को लेके, द बिग स्प्लैट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसमें कहा गया कि अर्थ से एक बड़ी ऑब्जेक्ट जब वो टकराई थी तो अर्थ में ब्लास्ट हुआ था, अर्थ का टेम्परेचर फिर से बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो जो ये टकराई और जो मतलब ऑब्जेक्ट्स अर्थ से अलग हुए, उसमें से एक जो है वो अर्थ का मून बन के अर्थ का ऑर्बिटल एरिया में रह गया। तो द बिग स्प्लैट का यही कहना था कि कोई एक राउंडेड ऑब्जेक्ट, राउंडेड नहीं, और कोई ऑब्जेक्ट, बड़ी ऑब्जेक्ट अर्थ से आके टकराई थी, जिसके कारण अर्थ में ब्लास्ट हुआ था। अर्थ के काफी ऑब्जेक्ट मटेरियल्स टूट के अलग हुए थे, जिसमें से एक ये है। मैंने आपको एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में बताया। एस्टेरॉयड बेल्ट का भी ये कहना है, जो वो टाइनी बॉल बिग बैंग थ्योरी हुई थी, अर्थ का ये जो पार्ट्स टूटा, तो ये सारे ही एस्टेरॉयड बेल्ट्स उन्हीं का ये है। प्लैनेट वो फॉर्म नहीं कर पाए, वो एक एरिया में वो रह गए, ठीक है। ये हो गया मून का। अर्ली थ्योरी में सर जॉर्ज डार्विन ने कहा कि ये जो मून है वो अर्थ से ही निकला है, थ्रू खुद से ब्रेक डाउन होके, पहले वो बेल शेप में था, पर उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके मॉडर्न में कहा गया द बिग स्प्लैट। ये टूटा इसीलिए, ऑल बिकॉज कि वहां मतलब कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बॉडी आके अर्थ से टकराई और वो अलग हो गई, ठीक है, अलग हो गई, और वो ऑर्बिटल, उसमें से एक पार्ट जो है लाइक मून, वो ऑर्बिटल एरिया में रह गया। तो अभी तक हमने पढ़ा अबाउट ऑल द थिंग्स, प्लैनेट, अर्थ, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के अंदर लिथोस्फेयर्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। तो चलिए हम तीनों को कोलाइड करके बताते हैं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इनके इवोल्यूशन के बारे में, अर्थ हमेशा से ऐसा लाइफ सस्टेनिंग ये नहीं था। इसका भी एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम बहुत था, बट वो ब्लू ऑफ कर गया, ठीक है। तो अर्थ का जो लिथोस्फेयर था वो काफी वोलेटाइल था। वो प्रिमोर्डियल स्टेज में जब हाइड्रोजन हीलियम थे, बट जो वो ब्लू ऑफ सोलर विंड्स आए, उसकी डेंसिटी, अर्थ के अब लिथोस्फेयर के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि तो जब अर्थ गर्म था, उसके बाद वो जब कूल डाउन हुआ, तो जो डेंसिटी है, वो जो इतने मैटर्स थे हमारे, वो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी वो सेट होने लग गए। तो जो हैवी डेंसिटी वाले जो मटेरियल्स थे, वो अर्थ के अंदर सेंटर में जाने लग गए, और जो लाइटर मटेरियल्स थे वो ऊपर आने लग गए, ठीक है। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेंसिटी और टेम्परेचर जब इंक्रीज हो गया, तो इसके कारण ये हुआ कि इंक्रीज डेंसिटी वाला जो था वो अंदर जाने लगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और डेंसिटी कम वाला जो था वो ऊपर आने लग गया, ठीक है। तो और बिग स्प्लैट के, जब अर्थ तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था, जब बिग स्प्लैट हुआ, जो मून का फॉर्मेशन, उसमें जो बॉडी ऑब्जेक्ट आके अर्थ से टकराई, तो जब अर्थ का उस टाइम फिर से टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस टाइम फिर से अर्थ का जो स्ट्रक्चर्स था वो फिर से ये हुआ, फिर फॉर्मेट हुआ, जो जिसमें हाईवे डेंसिटी वाले चीज जो है वो नीचे चला गए, और लाइटर जैसे ऊपर, जैसे क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, इनर आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो अर्थ के अंदर आप जैसे जैसे जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हमारे लेयर्स भी हो जाएंगे, जो कि मैं और आपको आगे बताऊंगा जब अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो जियोमॉर्फोलॉजी में। तो ये रहा लिथोस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 3 स्टेजेस हैं इनके इवोल्यूशन में। किसके? तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के इवोल्यूशन में 3 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस। क्या क्या है? पहला, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल स्टेज, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल स्टेज। इसमें क्या हुआ? अर्थ पहले हाइड्रोजन हीलियम से भरपूर था, बट सोलर विंड्स ने सारे गैसेस को ब्लो ऑफ कर दिया, तो अर्थ एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट रह गया, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल स्टेज हो गया, लिथोस्फेयर बन गया, अर्थ का अपना खुद का अच्छे से लेयर्स वाइज सब कुछ हो गया। तो वो लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल स्टेज खत्म। उसके बाद हुआ हॉट इंटीरियर, hot interior contributed to this evolution।
हॉट इंटीरियर कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन। ठीक है, कैसे? तो जब अर्थ कूल डाउन होने लग गया तो अर्थ के अंदर से जो वॉल्केनोस थे उसमें से जो जो गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर वेपर्स था, वो बाहर निकलने लग गया। उस प्रोसेस को हम कहेंगे डी गैसिंग। और जब वो ऊपर आए तो CO2 जो है वो रेन वाटर के साथ मिल गया, वाटर वेपर कंडेंस हो गया। उसके कारण क्या हुआ? रेन्स बढ़ने लगे, कंडेंसेशन ज्यादा हुई, रेन्स भी बढ़ने लग गई। रेन्स बढ़ी तो हमारा ओशन बढ़ गया, जो कि हम मानते हैं कि 500 मिलियंस अगो हमारा ओशन का फॉर्मेशन हो चुका था। तो हॉट इंटीरियर हाउ इट कंट्रीब्यूटेड? तो वाटर वेपर रिलीज हुई। जब अंदर हॉट इंटीरियर और अर्थ का टेम्परेचर कूल होने लग गया, ठीक है, कूल होने लग गया, तो गैसेस और वाटर वेपर सब अर्थ के अंदर से बाहर निकलने लग गए। उस प्रोसेस को हम कहेंगे डी गैसिंग। डी गैसिंग होने लग गया, जिसके कारण बाहर CO2 जो आया वो रेन वाटर के साथ डिसॉल्व हो गया, बारिश हो गई, हमारा ओशन फॉर्म कर गया 500 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, थर्ड स्टेज है एटमॉस्फेयर modified by living world through photosynthesis। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा लाइफ शुरू हुआ। जो प्लांट्स थे वो स्टार्ट हो गए ग्रो करना। ये जो पॉइंट आप इसमें इतना जान लो कि 2000 से 3000 मिलियन साल पहले से जो फोटोसिंथेसिस था वो अर्थ में वो स्टार्ट हो चुका था, उसका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका था। और ओशन जो थे उसमें भी उसका कंट्रीब्यूशन बहुत था, जिसके कारण अपना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो मात्रा था वो भरपूर हो गया था, जिसके कारण हमारा हाइड्रोजन एंड हमारा जो एटमॉस्फेयर ठीक है, वो हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो एक लाइफ सस्टेनिंग टाइप सिचुएशन में आ गया। तो गाइस, आज हमने ये मॉडर्न थ्योरीज, अर्ली थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ी। ये आज हम इतना में ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, टेलीग्राम में मैं डाल ही रहा हूं। तो गाइस, इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।